वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है ना, और किसी एक ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से बी पे, जो चार्ज क्रिएट होता है वो है -4.8 इंटू 10 पावर -11 कूलम। इतना चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो हमें बताना है कि कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है बी को, राइट। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ है निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, कितना ट्रांसफ़र हुआ है ऑब्जेक्ट बी को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने देखा था चार्ज की प्रॉपर्टी कि Q जो होता है वो NE होता है। तो N क्या होगा? Q/E। तो Q यहाँ पर हम इसका मॉडुलस ले लें, 4.8 चार्ज का मॉडुलस ले लें, तो इंटू 10⁻11 इतना कूलम था। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू आ गया 3 इंटू 10⁸ नंबर्स। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास कितना होगा? तो मास क्या बोलेंगे? n इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, नहीं, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो n हो गया 3 इंटू 10⁸ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इतना होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.3 इंटू, है ना, 10⁻, ये -23 kg आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 2.73 इंटू 10⁻22 kg। तो इतना मास का ट्रांसफ़र हो जाएगा ए से बी में, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा इतना हो जाएगा। ऑब्वियसली ये मास बहुत कम है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि इतने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, राइट। सिंपल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो चार्ज है -Q है, इस पे +2Q चार्ज है, इस पे +Q चार्ज है ना। इसके सरफेस पे बोलेंगे आइडेंटिकल स्फीयर है तो यहाँ पे -Q है, इस पे हम बोलें तो +2Q चार्ज है इसके सरफेस पे, और इसके सरफेस पे +Q चार्ज है, और सब आइडेंटिकल स्फीयर है। इसको R ऐसे लेंगे ना, आइडेंटिकल स्फीयर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले A को B के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद A को हटा देते हैं, फिर B को C के कांटेक्ट में लाते हैं, और फिर B को हटा देते हैं, और फिर C को A के कांटेक्ट में लाते हैं, और फिर C को हटा देते हैं, राइट। तो हमें बताना है कि जो फाइनल चार्ज अपीयर होगा तीनों स्फीयर पे जो कि आइडेंटिकल है वो कितना होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि पहले हम A को B के कांटेक्ट में लाते हैं, A को हमने हटा दिया, उसके बाद A को हटा देते हैं, फिर B को C के कांटेक्ट में लाते हैं, फिर B को हटा दिया हमने, फिर C को A के कांटेक्ट में लाते हैं, और फिर C को हटा दिया। तो फाइनल चार्ज जो अपीयर होगा तीनों स्फीयर पे क्या होगा। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग कि अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर पे सर्टेन चार्ज है, उसको अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो जो फाइनल चार्ज होता है, दोनों का जो भी चार्ज होगा, दोनों का जो सम ऑफ चार्ज होगा उसका हाफ हो जाता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि एक स्फीयर पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है ना, और दोनों आइडेंटिकल है स्फीयर। इन दैट केस जो फाइनल चार्ज होगा QA पे अगर हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? Q1 + Q2/2। और सिमिलरली हम B पे बात करें
तो QB जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल है, हम कहते हैं कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल मैंने पढ़ा नहीं है तो इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि हम जब दो आइडेंटिकल स्फीयर को कॉन्टैक्ट में लाएंगे जिसका रेडियस सेम है, तो जो चार्ज होगा वो हाफ, टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा दोनों पे, तो चार्ज अपीयर होगा। तो जैसे हम जब A और B को कांटेक्ट में लाते हैं, नहीं, A और B को जब हमने कांटेक्ट में लाया तो उस पर -q था, यहाँ पे +2q था, तो अब जो फाइनल चार्ज अपीयर होगा यहाँ पर ये होगा -q + 2q/2, तो कितना हो गया q/2। और अब B पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इस पर भी क्या होगा q/2 ही होगा, दोनों पे चार्ज क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हो जाएगा, दोनों पे दोनों का हाफ हो जाएगा। अब हम B को C के कांटेक्ट में लाते हैं, तो C पे चार्ज कितना था मेरा, +q था, तो अब जो नया चार्ज होगा B पे जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा, q/2 + q/2, नहीं अब चार्ज इस पे q/2 है, इस पे q है, तो इस दोनों का सम का हाफ हो जाएगा। सो दिस कम्स टू बी 3q/4, तो ऑब्वियसली C पे भी कितना होगा 3q/4 हो जाएगा। अब हम C को A के कांटेक्ट में लाते हैं, तो A पे पहले से अब जो A पे चार्ज है ना, A पे जो चार्ज है वो कितना था q/2, नहीं अब जो चार्ज होगा वो तो -q नहीं रह गया ना, अब तो A हो गया ना, यहाँ पे चेंज हो गया था, तो q/2, और C पे चार्ज कितना है 3q/4, नहीं दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो अब जो नया चार्ज होगा, फाइनली जो चार्ज होगा C पे कितना होगा 3q/4 + q/2/2, सो इंटू 2 तो ये 5q/8 हो जाएगा। और ऑब्वियसली A पे भी कितना होगा 5q/8। तो हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि A और C पे जो चार्ज होगा 5q/8 होगा, और B पे कितना रह गया था यहाँ पर 3q/4, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हमने B पे नहीं किया है, तो QB जो होगा वो कितना हो जाएगा 3q/4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि दो चार्ज है Q1 और Q2 जो कि r डिस्टेंस के सेपरेशन पे हैं। तो अभी जो कूलम्बिक फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच में F है। अब हम लोग क्या करते हैं, Q1 को हाफ कर देते हैं, है ना, Q1 को हमने हाफ कर दिया, Q2 को हमने डबल कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने r/2 कर दिया। अब जो नया फोर्स है वो F' है, तो F'/F का रेशियो कितना होगा। ठीक है, इसको हमने हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया, मैग्नीट्यूड जो भी इसका था, तो जो कूलम्बिक फोर्स का रेशियो होगा F'/F, F' बाद का फोर्स है, ये रेशियो कितना होगा। तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, F'/F जो होगा ये क्या होगा KQ1/2 इंटू 2Q2, और अभी डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया r/2 का होल स्क्वायर, और बाद में अगर देखें F, पहले देखें अगर F, तो KQ1Q2/r², ऐसे लिखेंगे। तो ये जो टर्म है ये F' के लिए हो गया, ये जो इंटायर टर्म है ये इंटायर, और F इसके लिए। तो हम देख सकते हैं ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, r², तो ये हो गया, ये r² ऊपर चला जाएगा, तो r² नीचे हो गया r²/4, तो ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब F'/F का जो रेशियो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ इस तरीके से है कि दो चार्ज है +4q और +q, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और ये L सेपरेशन पे है, और ये दोनों ही चार्ज अपने लोकेशन पे फिक्स्ड है, मतलब हमने एज इफ इसको क्लैम्प कर दिया हो, है ना, इसको फिक्स कर रखा है हमने। अब क्वेश्चन क्या है कि पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है कि उस चार्ज का नेचर क्या होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि उसका जो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तीनों ही पार्ट को। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम,
दूसरा है कि चार्ज का नेचर क्या होगा, और तीसरा है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि चार्ज को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेट से अभी हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं कि लेट से हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो इस दोनों के बीच का कूलम्बिक फोर्स इधर काम करेगा, इस दोनों के बीच का भी कूलम्बिक फोर्स इधर काम करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम अचीव कर ही नहीं पाएगा। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इस दोनों ही फोर्स को एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना पड़ेगा, तो ये लोकेशन नहीं हो सकता है। सेम लॉजिक से यहाँ का भी लोकेशन नहीं हो सकता है। यहाँ भी अगर हम रखते हैं चार्ज को तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। इसकी वजह से जो कूलम्बिक रिपल्शन होगा इधर काम करेगा, इसका भी कूलम्बिक रिपल्शन इधर ही काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको बीच में रख सकते हैं। अगर हम बीच में रखते हैं, लेट से पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में रखते हैं तो अब क्या होगा, इसका कूलम्बिक फोर्स है ना, इसको 1 बोले इसको 2 बोले तो F1 इधर काम करेगा, और 2 का देखें तो F2 इधर काम करेगा। नहीं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो मान लेते हैं कि x के लोकेशन पे इसको हमने रखा है, तो ये दोनों ही फोर्स एंटी पैरेलल होगा, तो F1 को इसका टू क्या करेंगे, F2 बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। अब F1 कितना हो जाएगा, F1 होगा KQ है ना, F1 होगा K कैपिटल Q इंटू 4Q। F1 जो है ये इस दोनों के बीच का फोर्स है, तो KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये x है तो x स्क्वायर हो गया। F2 की बात करें तो ये इस दोनों के बीच का फोर्स है, तो KQQ और ये कितना हो जाएगा, ये L माइनस एक्स हो जाएगा। नहीं, सो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इंटू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, या इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 2 इंटू L माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x के इक्वल हो गया, या यहाँ से 2L माइनस 2x x हो गया, तो यहाँ से जो x होगा कितना हो जाएगा 12/3। मतलब इसका जो लोकेशन होगा यहाँ से 12/3 पे होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज मेरे को बताइए क्या फर्क पड़ेगा। अब ये दोनों ही फिक्स है, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज भी ले लें फिर भी सिचुएशन मेरा सिमिलर ही रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, ये जो F1 इस दोनों के बीच में पहले रिपल्सिव था वो अट्रैक्टिव होगा, तो F1 का नेचर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। F1 क्या होगा, इधर हो जाएगा, और F2 क्या होगा, उस तरफ हो जाएगा। बट अगेन दोनों एंटी पैरेलल होगा, तो यहां पर हम चाहे पॉजिटिव रखें चार्ज या नेगेटिव चार्ज रखें, दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। हाँ, लेकिन जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। अब समझते हैं इस चीज को कैसे। जैसे अगर मान लीजिए कि +4Q है और +Q है, ठीक है, तो मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, अब चेक कैसे करते हैं इक्विलिब्रियम को, थोड़ा सा हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इस तरफ, नहीं तो जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इसको राइट में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा कि इस दोनों के बीच का जो कूलम्बिक रिपल्शन होगा वो घट जाएगा, क्योंकि जैसे इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया हमने तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो इस दोनों के बीच का जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो घटेगा, और फिर मान लीजिए यहाँ ये आ गया नया लोकेशन, और इस दोनों के बीच का जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा, तो ये इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स होगा है ना, तो ये F2 है, अगर ये F1 है तो ऑब्वियसली F2 ग्रेटर देन F1 होगा। तो क्या होगा कि ये अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगा, मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर सकता है। अगर हम इसको राइटवर्ड डिस्प्लेस करें तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। सेम लॉजिक से अगर हम इसको लेफ्टवर्ड भी करेंगे तो सेम लॉजिक से ये क्या होगा, टुवर्ड्स अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो ये अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया चार्ज को, तो अगर वो वापस रीस्टोर कर लेता अपने इक्विलिब्रियम को तो हम इसको स्टेबल बोलते हैं। अगर रीस्टोर नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे। जैसे अगर यहीं पर अगर मान लीजिए +4Q है और ये +Q है, नहीं यहाँ पे हम -Q चार्ज ले लें, अब इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो जैसे डिस्प्लेस करेंगे तो इस दोनों के बीच का जो कूलम्बिक अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, तो ये F1 इधर काम करेगा और इस दोनों के बीच का जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है वो घट जाएगा, F2 इधर होगा। तो यहाँ पर F1 ग्रेटर देन F2 हुआ, तो हुआ क्या, अगर हम इसको राइटवर्ड डिस्प्लेस करेंगे तो और राइटवर्ड मूव कर जाएगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, है ना। तो
इक्विलिब्रियम के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई भी ले सकते हैं, पर अगर स्टेबल चाहिए तो हमें कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर, है ना। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में बिल्कुल सिचुएशन सिमिलर है, सिर्फ फर्क कहां पर है कि यहां पर ये दोनों ही चार्ज फ्री है, मतलब ये फिक्स नहीं है, फ्री है, ये भी फ्री है मूव करने के लिए, ये भी फ्री है मूव करने के लिए। अब क्वेश्चन अगेन सेम है कि यहां पर थर्ड चार्ज को हम कहां पे प्लेस करें जहां पे एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे, पर यहां पे लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम होना है। जैसे पिछले वाले केस में दोनों चार्ज फिक्स था, तो हम सिर्फ जिस चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसके इक्विलिब्रियम को देख रहे थे, बट यहाँ पर ये दोनों ही चार्ज फ्री है मूव करने के लिए। अब थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि इसको कहाँ प्लेस करें जिससे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। दूसरा क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होगा चार्ज का। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को कि यहाँ थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें जिससे एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, क्योंकि ये सब फ्री है चार्ज मूव करने के लिए। और दूसरा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होगा। ठीक है, तो अगेन सेम लॉजिक से हम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, तो इधर ही प्लेस करेंगे। और ये रिजल्ट हमें पता है, नहीं मान लीजिए यही यहाँ हमने प्लेस किया, तो ये रिजल्ट हमें पता है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि F1 = F2 करेंगे, तो वहाँ से हमने देखा था कि x का वैल्यू कितना आ गया था, 12/3, नहीं, तो ये वैल्यू आ गया था हमारे पास। लेकिन अब बात है नेचर की, है ना। तो नेचर कैसे डिसाइड होगा जिससे तीनों ही इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो अगर तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है, तो जरा सोचिए, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, लेट्स से अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसका रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा, इसका भी रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेम लॉजिक से यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके से रिपल्सिव फोर्स इधर, इसके से रिपल्सिव फोर्स इधर, इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम पॉजिटिव चार्ज नहीं ले सकते, हमें नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेंगे तो अब सेटिस्फाइड हो सकता है। अब जब नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इस दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा, है ना। इसको 3 बोले तो 1 और 2 के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है इधर काम करेगा, और 1 और 3 के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है इधर काम करेगा, नहीं। तो इसकी वजह से अब इक्विलिब्रियम इसका सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन यही अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगेन अगर हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के इक्विलिब्रियम को लेंगे, क्योंकि अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लेंगे तो हम क्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम जैसे लिखते थे k × q × 4q/x², और इधर लिखते थे k × q/l−x², नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये q कैंसिल आउट हो जाता था, तो इससे तो हम q बता ही नहीं सकते। तो हमें क्या देखना होगा, या तो हम इस चार्ज का इक्विलिब्रियम देख लें या इस चार्ज का इक्विलिब्रियम देख लें। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस 4q, तो इस दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, तो k × 4q × q, और ये x तो हमें पता है 12/3, सो 12/3 का होल स्क्वायर, और इस दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स, तो k × 4q, है ना, × q, ठीक है, डिवाइडेड बाय l² हो जाएगा। तो इसमें ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो q जो होगा यहाँ से, q कितना हो गया, q × l²/4l²/9, या 9q/4 हो जाएगा, नहीं। तो ये हो गया, और हमें q चाहिए, राइट। तो q यहाँ से कितना हो जाएगा, q जो होगा यहाँ से, है ना, ये हो जाएगा 4q/9, 4q/9। तो नेचर के साथ लिखे तो q जो होगा एक्चुअल, नेचर के साथ लिखे तो -4q/9, क्योंकि नेगेटिव नेचर का होगा और तीनों का ही इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है, तो ठीक है। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6th नंबर, तीन चार्जेस आइडेंटिकल चार्ज है, वो वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है।
एक फोर्थ चार्ज को इसके सेंट्रॉइड पे रखते हैं, है ना, और ये तीनों ही चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो हमें बताना है कि वेयर शुड अ फोर्थ चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगेन हमें सोचना है पहले ये है कि इस चार्ज का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इस चार्ज को अगर हम सेंट्रॉइड पे रखेंगे ऑब्वियसली, तो यहां पर क्या होगा, जो टोटल फोर्स होगा, है ना, वो आइडेंटिकल होगा नेचर में, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि कहां रखें फोर्स चार्ज को जिससे एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, पहले से नहीं दिया हुआ है कि चार्ज को कहां प्लेस करेंगे, हमें वो लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो वो तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको सेंट्रॉइड पे रखें तो ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। ठीक है, कैसे, पहले हम इसका इक्विलिब्रियम समझते हैं और फिर इसके नेचर को समझेंगे। तो जैसे अब क्या होगा, अगर अच्छा पहले नेचर समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव नेचर होगा, तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, लेट्स से अगर पॉजिटिव लें, तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा, इस दोनों का भी रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा, इसका भी रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा, तो इसका तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगा। मान लीजिए इसका इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो नहीं, क्योंकि इसकी वजह से रिपल्सिव इधर, इसकी भी रिपल्सिव इधर, इसका भी रिपल्सिव इधर, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होगा तब क्या होगा, इस दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, नहीं ये F, मान लें इसको F बोले हम, तो ये बैलेंस कर देगा इसके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को, इस दोनों का जो रिपल्सिव फोर्स है उसका कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा। अब ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 2F, इसको F डैश बोलें, तो 2F cos 30 डिग्री क्या बोलेंगे हम लोग, F डैश के इक्वल हो जाएगा। नहीं, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम देखें, अच्छा यहां पर F का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, F का वैल्यू लिखेंगे KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है L है, cos 30 डिग्री, और F डैश निकालने के लिए अब देखिए ये हमें ये डिस्टेंस चाहिए, नहीं इसको मान लीजिए हम x बोलें, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये L/2 हो गया। तो ये जो x होगा, अब हम क्या बोलेंगे कि जो cos 30 डिग्री होगा क्या होगा, बेस L/2 है ना, बाय हाइपोटेन्यूज ये x, तो x कितना हो गया, L/2 बाय cos 30 डिग्री, नहीं, सो L/2 और √3/2 होता है इसका वैल्यू, सो L/√3 हो गया। तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस दोनों के बीच में होगा तो KQQ, और बाय ये कितना हो जाएगा, L/√3 का होल स्क्वायर, L/√3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 2KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, और ये हो गया √3/2, और यहाँ पे करेंगे तो KQQ बाय L स्क्वायर इंटू क्या होगा, 3 हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ से अब ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से Q का जो वैल्यू आएगा √3Q/3 आ जाएगा, तो Q/√3, तो Q एक्चुअल जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। अगर हमें एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस चार्ज को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम तो अचीव हो जाएगा इसका, अगर इस चार्ज की बात करें तो इसको हमें सेंट्रॉइड पे रखना पड़ेगा। सेंट्रॉइड में फ़ायदा क्या होगा, ताकि इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो। तो सेंट्रॉइड में क्या होगा, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, अच्छा सेंट्रॉइड से सब सारा जो साइड होगा यहाँ पर, मतलब ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा सेंट्रॉइड से सबका सेम होगा, तो ये फोर्स सबका सेम हो गया। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मान लीजिए ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है। अब देखिए ये 120 डिग्री है, ये 120 हो जाएगा, नहीं देखिए ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो 60 है, ये भी 60, तो ये 120 हो गया। सेम लॉजिक से ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसको यहाँ आगे बढ़ाएं तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F sin 60 डिग्री और इसका F sin 60 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। इधर वाला जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, 2F cos 60 डिग्री, और इधर F काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2F cos 60 डिग्री कितना हो गया, F के इक्वल हो गया।
तो इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो गया, मतलब जो फोर्थ चार्ज होगा उसे हमें सेंट्रॉइड पे रखना पड़ेगा, और अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसका चार्ज कैसा होना, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और वैल्यू कितना होगा, Q/√3 के इक्वल होगा, राइट। तो ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर, सेवन में कुछ ऐसा है कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड, है ना, एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें बताना है इस चार्ज पे 3 जो चार्जेस हैं, ये जो 3 रेस्ट ऑफ द 3 चार्जेस हैं, उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा, और स्क्वायर के का वर्टिसेस पे सारा प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस पे बताना है रिजल्टेंट फोर्स रेस्ट ऑफ द 3 चार्जेस की वजह से। तो ठीक से देखें तो इस दोनों पेयर के बीच का जो फोर्स होगा वो सेम होगा F, और ये भी क्या होगा, F होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर में जो Q1 Q2 है वो पेयर सेम है, और नीचे का जो डिस्टेंस होगा L² वो भी सेम है। तो ये दोनों आइडेंटिकल पेयर है, हाँ, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब यहाँ की बात करें तो ये डिस्टेंस हमें पता है, ये स्क्वायर होता है तो √2L होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, ये F' होगा, नहीं। तो अब इसको अलग से हम देखें तो +Q पे एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, F' इधर काम कर रहा है, नहीं। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये जो एंगल, ये इसकी स्क्वायर है तो ये 45 होगा, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है ना, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, ठीक है। तो जैसे ये 90 है तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्टर क्या होगा, 45 डिग्री के अलॉन्ग होगा, तो मतलब इसी के अलॉन्ग होगा। तो अगर इस दोनों के रिजल्टेंट को हम लेट से F" बोलें, तो F" जो है और F' दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, और F" का वैल्यू कितना हो जाएगा, √F² + F², तो कितना हो गया, √2F। तो F जो नेट होगा रिजल्टेंट F" + F' हो जाएगा। सो F" हो गया √2F, और F' जो है मेरा ये हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, F' जो होगा, अब यहाँ पर F देखें तो KQ² / L², F' देखें तो KQ² / √2L का होल स्क्वायर, मतलब KQ² / 2L² हो गया, नहीं, ये सारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो F' ये हो गया, अब ये सारा वैल्यू रख देते हैं, √2 ये कितना हो गया, KQ² / L², और F' का वैल्यू KQ² कितना हो जाएगा, 2L²। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे हम लोग, तो KQ² / L² क्या होगा, √2 + ½ तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इसमें 2 चार्ज हैं, है ना, जो कि एक थ्रेड से, 2 अलग अलग थ्रेड से सस्पेंडेड है। इसका मास m है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है। इसका मास m दिया हुआ, दोनों का मास, और ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, 2 थ्रेड से 2 चार्ज हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है +Q, ये भी पॉजिटिव चार्ज है +Q, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बताना है इस Q का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी मास आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G ले लें हम लोग, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है उसके फॉर्म में बताना है, और ये एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये थ्रेड है तो इसका टेंशन इधर काम करेगा T, है ना, ये 45 डिग्री है, तो इधर अगर देखें इसका कंपोनेंट तो T cos 45 डिग्री होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, T sin 45 डिग्री होगा। अच्छा, ये किससे बैलेंस होगा, जो इस दोनों के बीच का कूलम्बिक फोर्स होगा, तो इसको Fe बोलते हैं, इस दोनों के बीच का जो कूलम्बिक फोर्स होगा, और ये लेंथ L दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये L होगा, तो ये कितना हो जाएगा, L sin 45 डिग्री, नहीं, ये L sin 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा, L sin 45 डिग्री। तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ 2L sin 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जैसे ये T काम कर रहा था, T cos 45 डिग्री ये हो गया, T sin 45 ये हो गया,
टी साइन 45 डिग्री किससे बैलेंस होगा, जो कोलम्बिक रिपल्शन है, और टी कॉस 45 किससे बैलेंस होगा, mg से बैलेंस होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टी साइन 45 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, कोलम्बिक फोर्स से बैलेंस होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा 12 साइन 45 डिग्री, तो 12 साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, नहीं, या टी साइन 45 डिग्री अगर हम बोलें, है ना, टी साइन 45 डिग्री, तो के क्यू स्क्वायर, और ये 1/√2 करेंगे तो ये √12 आ जाएगा, तो ये 12 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1/√2 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, टी कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये mg से बैलेंस होगा, दोनों को डिवाइड कर दें, सो tan 45 डिग्री जो होगा के क्यू स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर mg हो जाएगा, राइट। tan 45 डिग्री 1 होता है, या q का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2mg l स्क्वायर बाई के का रूट अंडर, k का वैल्यू रख दें हम 1/4πε0, कुलम्ब्स कांस्टेंट है ये हमें पता है, 1/4πε0, तो ये कितना हो जाएगा 8πε0 mg l स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। अब 9 नंबर देखते हैं हम लोग। नाइन में क्या है कि अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था हमने, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि दो चार्ज है Q, है ना, Q1 Q2, है ना, और कुछ इसका मास है m, चार्ज भी हम लोग आइडेंटिकल ही ले लेते हैं, है ना। ये L है, ये थीटा बना रहा है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, ठीक है। तो दो चार्ज है जो इस दो अलग अलग थ्रेड से सस्पेंडेड है ना, और ये इक्विलिब्रियम में दोनों में चार्ज सिमिलर है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है ना। ये सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी लेंथ L है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, इसका डेंसिटी जो है ये रो दिया हुआ है, ये जो स्फेरिकल बॉल है जो कि चार्ज है इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है ना, ये भी रो है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक लिक्विड में इस सिस्टम को रखते हैं, तो एक लिक्विड में रखते हैं, और ये ऑब्जर्व होता है कि जो इक्विलिब्रियम में जो एंगल पहले थीटा था, जो भी थीटा का वैल्यू था, अब भी वो थीटा ही है। ये लिक्विड है और इसका डेंसिटी ρ/2 है, ठीक है। ये जो स्फेयर है इसका डेंसिटी रो है, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी ρ/2 है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में अभी भी जो एंगल है वो थीटा है। तो हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। ये हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी में, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो ये बताना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो वैक्यूम में या एयर में जो फोर्स काम कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय जो F मीडियम में होगा, नहीं, इसी का रेशियो होता है। तो बेसिकली ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। पहले ये एयर में दिया हुआ है, एयर ले सकते हैं या वैक्यूम ले सकते हैं। वैक्यूम में क्योंकि ऑलमोस्ट जो K का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में यहाँ थीटा बन रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डालते हैं। अच्छा, इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, और इसको जिस लिक्विड में डालते हैं उसका डेंसिटी ρ/2 है। तो ऑब्जर्व किया जाता है कि अभी भी जो एंगल है वो थीटा ही है इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकल के साथ। तो बताना है कि जो रिलेटिव परमिटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा लिक्विड का, वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम इस सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे जैसे कोलम्बिक फोर्स काम कर रहा था, मान लीजिए ये F है, ये टेंशन T है, ये थीटा है। अभी तुरंत हमने ये क्वेश्चन देखा, तो ये T cos थीटा हो गया, ये T sin थीटा हो गया, ये mg हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि T sin थीटा जो होगा ये T sin थीटा है, राइट। तो T sin थीटा होगा F से बैलेंस हो गया, T cos थीटा mg से बैलेंस हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा क्या हो गया, F/mg। अब यहाँ पे सोचते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स होगा, क्योंकि ये मीडियम में हमने रखा है, तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, F' हो जाता है, नहीं। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर टेंशन भी चेंज होगा मेरा, तो मान लेते वो T' है ना, तो T' cos थीटा हो गया, और यहाँ पर T' sin थीटा होगा, नहीं, ये mg हो जाएगा। तो अब क्या बोलेंगे, अगेन
टी डैश साइन थीटा जो होगा वो एफ डैश हो गया, टी डैश कॉस थीटा जो होगा वो एम जी हो गया। दोनों को डिवाइड करें तो टैन थीटा क्या होगा, एफ डैश। अच्छा यहाँ पर हाँ एम जी, और इसके अलावा एक बॉइंट फोर्स भी काम करेगा यहाँ पे, नहीं इसको हम बॉइंट फोर्स बोलें तो एफ बॉइंट फोर्स इधर काम करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो टी डैश कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एफ बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी, नहीं ऐसा लिखेंगे ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर एडिशनल फोर्स क्या आ गया, एक बॉइंट फोर्स आ जाएगा क्योंकि इसको लिक्विड में रखा है ρ/2 के डेंसिटी में, तो एडिशनल बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो टेंशन भी यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि फोर्स मेरा कुछ एडिशनल फोर्स आ गया है, तो टी भी चेंज हो जाएगा मेरा, तो टी डैश हो गया। तो बॉइंट फोर्स ऊपर काम कर रहा है, टी डैश कॉस इधर काम कर रहा है, एम जी नीचे काम कर रहा है। तो अब यहाँ से टी डैश कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ बी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करते हैं तो अगेन टैन थीटा जो होगा क्या होगा, एफ डैश बाय एम जी माइनस एफ बी होगा। नहीं, अब ये दोनों ही इक्वेशन, ये भी टैन थीटा एफ बाय एम जी है और ये टैन थीटा क्या है, एफ डैश बाय एम जी माइनस एफ बी। एफ डैश क्योंकि अब मीडियम में रखा है तो इफेक्टिव फोर्स घट जाएगा। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। सो क्या बोलेंगे हम, एफ बाय एम जी इज इक्वल टू एफ डैश बाय एम जी माइनस एफ बी। नहीं, तो यहाँ से एफ बाय एफ डैश ही ना हमें चाहिए, यही ना मेरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या के होता है या ई आर बोले। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी। अब देखिए एम जी ये हो गया बाय एम जी, और बॉइंट फोर्स क्या बोलेंगे, v इंटू ρ/2 इंटू जी हो जाएगा। v एंटायर जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वही अपनी जगह से लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो एंटायर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। इंटू ρ/2 क्या होगा, लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट से। सो एम जी बाय एम जी माइनस, अब वी रो जी अगर दिखे, वी रो जी तो ठीक से देखिए, अब रो क्योंकि इसका डेंसिटी है तो वी रो जी क्या होगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। सो एम जी माइनस बाय एम जी माइनस एम जी बाई 2। नहीं, तो हम बॉइंट फोर्स को इसका एम जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एम जी माइनस एम जी बाई 2 कितना हो गया, एम जी बाई 2, एम जी बाई 2। नहीं, तो ये 2 हो जाएगा। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज रखा हुआ है ना, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसका भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है ना। हमें बताना है इस दोनों के बीच का जो कुलम्बिक फोर्स होगा उसको वेक्टर फॉर्म में बताना क्या होगा। तो एक चार्ज है एल, उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है चार्ज का, पॉइंट चार्ज का L, 2L, 3L है। दूसरा जो है वो है 2L, L है। तो हमें बताना है कि जो कुलम्बिक फोर्स होगा उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने थ्योरी में भी देखा था, इसका थ्योरी देखा था। तो हमने कैसे अप्रोच किया था, तो जैसे अगर किसी एक पे कुलम्बिक फोर्स निकाल लेते हैं, लेट से P पे जो चार्ज है उस पर निकालते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर इस जगह कि लेट से इसको 1 बोले, इसको 2 बोले लेट से, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा है ना, या चलिए इसको ऐसा लिखेंगे, फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट Q, ऐसा लिखेंगे। नहीं, ये लिखने का तरीका है, इस पे जो फोर्स होगा और इस पे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, ये इधर काम करेगा। नहीं, फोर्स ऑन P ड्यू टू Q, ये दोनों के बीच में क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, तो इधर काम करेगा फोर्स। हमें इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि FPQ जो होगा, इसका पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं, FPQ का मॉडुलस। अच्छा, ये किधर डायरेक्टेड होगा, Q से P की तरफ, मतलब ये किस वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, QP के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। नहीं, तो ये होगा QP के अलॉन्ग डायरेक्टेड, तो QP कैप लिखेंगे। नहीं, तो FPQ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, KQ²। अच्छा, ये डिस्टेंस पहले निकाल लें, ये जो QP डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, QP हम लोग डिस्टेंस फॉर्म से निकाल सकते हैं,
तो QP होगा 2L माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर L माइनस 2L का होल स्क्वायर प्लस L माइनस 3L का होल स्क्वायर। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये 4L स्क्वायर, तो रूट अंडर 6L आ गया इसका वैल्यू, है ना। ठीक है, अच्छा QP वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। QP वेक्टर को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, QP होगा OP माइनस OQ बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये OP माइनस OQ हो गया, तो OP मेरा कितना हो गया, OP होगा LI कैप 12J कैप प्लस 3LK कैप, और OQ जो होगा 12I कैप प्लस LJ कैप प्लस LK कैप हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगा माइनस LI कैप प्लस LJ कैप, है ना, एंड प्लस 12K कैप। तो ये वैल्यू आ गया माइनस LI कैप प्लस LJ कैप और प्लस 12K कैप। तो ये QP वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर फोर्स ऑन P ड्यू टू Q जो लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा KQ स्क्वायर, है ना, और ये जो QP आया QP का स्क्वायर आ जाएगा। और इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर QP डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस QP। तो यूनिट वेक्टर मेरा डिफाइन हो गया, तो KQ स्क्वायर बाय QP का होल क्यूब इंटू क्या करेंगे QP। सो KQ स्क्वायर और QP हमें पता है √6L, सो √6L का होल क्यूब, और QP मेरा कितना हो जाएगा माइनस LI कैप प्लस LJ कैप, है ना, और प्लस 12K कैप, प्लस 12K कैप हो जाएगा। नहीं, तो ये हो गया मेरा। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो भी आ रहा है वैल्यू, है ना। तो KQ स्क्वायर और ये 6√6 हो जाएगा, नहीं 6√6L क्यूब और माइनस LI कैप प्लस LJ कैप प्लस 12K कैप। एक L कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम लोग। सो KQ स्क्वायर बाय 6√6L स्क्वायर माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में अप्रोच करेंगे। सिंपल जो वेक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको यूज़ करते हुए सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ये किधर डायरेक्टेड है, फोर्स QP के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल के हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, so that's all for this video. I hope you must have enjoyed the entire video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आगे का जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।